सीरीज की शुरुआत होती है हमारी हीरोइन मिसा से, जिसे हम एक छोटी सी बच्ची के रूप में रोते हुए देखते हैं। तभी एक लड़की मजाक मजाक में उसके पास आती है और उसके हाथ पर एक ब्रेसलेट पहना देती। हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम रीना है और वो इस ब्रेसलेट को फ्रेंडशिप ब्रेसलेट कहती है। उस पल के बाद से मिशा और रीना बचपन से ही बेस्ट फ्रेंड्स बन जाती। वो प्रैक्टिकली हर चीज में साथ रहती हैं, यहाँ तक कि काम में भी। दोनों एक ही कन्फेक्शनरी कंपनी में जॉब करने लगती है। कंपनी में मिशा की मुलाकात एक नए एम्प्लॉय से होती है जिसका नाम तोमोया है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। उनकी लव स्टोरी काफी ब्यूटीफुल होती है जो आखिरी में शादी पर खत्म होती है। लेकिन जो जिंदगी मिशा को इतनी खूबसूरत लग रही थी, असल में वो बिल्कुल भी वैसी नहीं निकलती जैसी उसने इमेजिन की थी। कुछ टाइम बाद मिशा को स्टोमक कैंसर डायग्नोज होता है। उसे हॉस्पिटल एडमिट कर दिया जाता है। वो हॉस्पिटल में बहुत लंबा वक्त अकेले बिताती और तोमोया एक बार भी उससे मिलने नहीं आता। एक दिन रीना उससे मिलने आती जैसे वो हमेशा आती थी। वो मिशा से पूछती है कि क्या तोमोया अभी तक उससे मिलने नहीं आया। मिशा बताती है कि हॉस्पिटल एडमिट होने के बाद से उसे तोमोया की तरफ से कोई खबर नहीं मिली। तब रीना कहती है कि तोमोया ने अपनी खुद की कंपनी खोली है और वो बहुत बिजी है, शायद इसी वजह से वो आ नहीं पा रहा। निशा कहती है कि वो समझ सकती है, उसे माफ करती है और वो खुश है कि कम से कम रीना उससे मिलने आती रहती। ये भी पता चलता है कि निशा बिल्कुल अकेली है। उसका सिर्फ एक ही फैमिली मेंबर है, उसकी ग्रैंड मॉम, जिससे डिमेंशिया है और जो मिशा को पहचान तक नहीं पाती। हमें ये भी मालूम होता है कि मिशा की माँ भी स्टोमक कैंसर से मरी थी। इसी वजह से मिशा बहुत ज्यादा डरी हुई है। वो अपनी माँ की तरह मरना नहीं चाहती और उनके आखिरी दिनों का दर्द दोबारा नहीं जीना चाहती। एक दिन के लिए हॉस्पिटल से बाहर जाने की परमिशन मिलती। वो उस दिन तोमाया से मिलना चाहती थी। वो उसके लिए खाना बनाना चाहती है और उसका हालचाल देखना चाहती, लेकिन उसे कोई टैक्सी नहीं मिलती। ज्यादा देर खड़े रहने की वजह से वो बहुत थक जाती है और दर्द से कोलैप्स हो जाती। वो बाकी दिन काटने के लिए एक पेन किलर लेती है। तभी अचानक एक टैक्सी आकर रुकती है। ड्राइवर दरवाजा खोलता है और मिशा को अंदर बिठा लेता है। अजीब बात ये होती है कि ड्राइवर को बिना कुछ कहे ही पता होता है कि मिशा को कहाँ जाना है। लेकिन सबसे स्ट्रेंज चीज ये होती है कि मिशा ड्राइवर का चेहरा ठीक से देख ही नहीं पाती। वो जितनी कोशिश करती है फोकस करने की, उतना ही चेहरा धुंधला रहता है। ड्राइवर मिशा से कहता है कि उसे डेस्टिनेशन बताने की जरूरत नहीं है, वो खुद बेस्ट रूट जानता है। फिर वो मिशा से कहता है कि बाहर खिड़की से देखो। जैसे मिशा बाहर देखती है, मौसम अचानक बदल जाता है। पहले विंटर हो जाता है और बर्फ गिरने लगती, फिर तुरंत ऑटम और फिर स्प्रिंग। मिशा पूरी तरह कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन उसे अजीब सी शांति महसूस होती है। टैक्सी ड्राइवर उसे कहता है कि टेंशन मत लो, क्योंकि वो ऐसे किसी से मिलने जा रही है जो सब कुछ ठीक कर देगा। कुछ ही देर में टैक्सी मिशा और तोमोया के अपार्टमेंट बिल्डिंग के सामने रुकती है। मिशा सो चुकी होती है तो ड्राइवर उसे जगा देता है। जब मिशा पैसे देने की कोशिश करती है, ड्राइवर कहता है कि वो उसकी लास्ट पैसेंजर है और आज उसका टैक्सी ड्राइवर के रूप में लास्ट डे है, इसीलिए उसे पैसे देने की जरूरत नहीं है। वो मिशा से कहता है कि अपने हाथ खोलो और उसे बहुत सारी स्वीट्स देता है। तब मिशा अपार्टमेंट के अंदर जाती तो उसे अंदर से पानी चलने की आवाज आती, साथ ही एक औरत की आवाज भी सुनाई देती। वो धीरे धीरे पास जाती है और सुनती है कि वो औरत तोमोया से कह रही है कि थोड़ा ही टाइम बचा है, पैसा मिल जाएगा और फिर वो दोनों फ्री हो जाएंगे। मिशा शॉक हो जाती है जब वो रूम में जाकर देखती है कि तोमोया उसके साथ चीटिंग कर रहा था, और वो भी रीना, उसकी इकलौती दोस्त के साथ। मिशा का दिल और ज्यादा टूट जाता है जब रीना बताती है कि जब मिशा बीमार हुई और हॉस्पिटल एडमिट हुई, उसके बाद रीना और तोमोया और ज्यादा क्लोज आ गए। उन्हें लगता था कि मिशा मरने वाली है और इसी बात ने उन्हें और करीब कर दिया। मिशा रो पड़ती है और कहती है कि वो लोग 1 महीना भी वेट नहीं कर पाए, जबकि डॉक्टर्स ने कहा कि उसके पास सिर्फ 1 महीना बचा है। जब मिशा उनसे पैसों के बारे में पूछती है तो माया गुस्से में आ जाता है और बताता है कि वो लाइफ इंश्योरेंस मनी है, वो बस उसकी मौत का इंतजार कर रहा था ताकि पैसे मिल सके। फिर वो मिशा को कहते हैं उसके साथ रहना उसके लिए मजबूरी थी। मिशा ना अच्छी पत्नी थी ना अट्रैक्टिव, उसने उसकी जिंदगी मुश्किल बना दी। वो बहुत कंजूस थी और उसकी मौत दोनों के लिए रिलीफ होगी। मिशा रीना की तरफ देखती है और कहती है कि उसे विश्वास नहीं हो रहा कि रीना उसके साथ ऐसा कर सकती। तब रीना ठंडी आवाज में कहती है कि मिशा बहुत अनग्रेटफुल है। रीना कहती है कि जब सब लोग मिशा से नफरत करते थे तब उसके पास कोई दोस्त नहीं था, तब सिर्फ वो उसके साथ। भले ही मिशा बोरिंग थी, उसने कुछ भी स्पेशल नहीं था जो किसी को उसके पास रहने पर मजबूर करे। रीना कहती है कि तोमोया मिशा जैसे इंसान के लायक नहीं था, इसीलिए उसने चीट किया। मिशा कहती है कि वो इंश्योरेंस कंपनी को सब बता देगी और इंश्योर करेगी कि सारा पैसा उसके हस्बैंड के बजाय उसकी ग्रैंड मॉम को मिले।
जैसे ही मिशा अपार्टमेंट से बाहर निकलती है तो मोया उसके पीछे भागता है, उसे मारता है और उसका बैग हाथ से गिरा देता है। बैग से पेपर्स गिर जाते हैं और पता चलता है कि वो थैंक यू लेटर्स हैं जो मिशा ने तोमोया और रीना के लिए लिखे थे। मिशा ने ये लेटर्स इसीलिए लिखे थे क्योंकि वो मरने से पहले उनसे अलविदा कहना चाहती थी। लेटर्स में उसने लिखा था कि तोमोया कितना अच्छा हस्बैंड है और वो उसे कितना प्यार करती है और रीना कितनी लॉयल फ्रेंड है। लेकिन उसने कभी इमेजिन नहीं किया था वो अच्छा हस्बैंड उसे सिर्फ पैसों के लिए मार डालने की कोशिश करेगा और लॉयल फ्रेंड एक शैतानी हंसी के साथ उसे बिल्डिंग से नीचे धक्का दे देगी। मिशा की मौत हो जाती है। उसके तुरंत बाद रीना जमीन पर गिरकर चिल्लाने लगती, प्रेटेंड करती है कि मिशा ने खुद ही जंप किया। लेकिन जैसे ही मिशा आंखें बंद करती है और मौत को एक्सेप्ट करती है, अचानक वो उठ जाती और खुद को उसी कंपनी में पाती है जहाँ वो काम कर। वो अपने पुराने डिपार्टमेंट हेड असिस्टेंट सोमो के सामने खड़ी होती, वो औरत जो काफी टाइम पहले जॉब छोड़ चुकी थी। मिशा समझ नहीं पाती कि वो वहाँ कैसे आ गई। काम का दिन खत्म हो चुका था। जब वो एलिवेटर की तरफ जाती है तो उसे तोमाया दिखाई देता है, लेकिन वो अलग लग रहा था, अपने पुराने हेयर स्टाइल के साथ। तोमोया भागकर उसके हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मिशा घबरा जाती और भाग जाती। भागते हुए उसकी टक्कर रीना से हो जाती है, जो मुस्कुराते हुए उसे बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बात करती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मिशा पूरी तरह कंफ्यूज होकर वहाँ से भाग जाती है। आखिरी चीज जो उसे याद होती है वो है बिल्डिंग से गिरना और मरना। लेकिन उसी मोमेंट पर मिशा सड़क पर लगे एक बड़े स्क्रीन पर एक एडवर्टाइजमेंट देखती। ये ओलंपिक्स 2015 का एड होता है। जैसे वो डेट पर फोकस करती है वो शॉक हो जाती है। इसका मतलब ये होता है कि वो पूरे 10 साल पीछे टाइम में चली गई है। और जब वो मिरर में देखती है तो उसे पता चलता है कि वो सच में फिर से यंग हो चुकी, पूरे 10 साल छोटी। अब उसे कैंसर नहीं हुआ होता, वो बिल्कुल हेल्दी होती है, बिना किसी प्रॉब्लम के दौड़ सकती, कूद सकती। उसे बहुत ज्यादा भूख लगती है, बिल्कुल वाइड ओपन एपेटाइट के साथ, जो उसकी पहले वाली कंडीशन से बिल्कुल अपोजिट होता है। पहले इलनेस की वजह से वो अपनी पसंद का खाना भी नहीं खा पाती, इसीलिए वो पास के एक रेस्टोरेंट में जाती है और मेन्यू का लगभग सब कुछ ऑर्डर कर देती। तभी उसे सामो का कॉल आता है जो उसे बताती है कि सब लोग उसका काफी देर से वेट कर रहे हैं। तब निशा को याद आता है कि इस वक्त कंपनी में उसका न्यू प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन था और वो प्रेजेंटर थी। ये कंपनी में उसका पहला प्रेजेंटेशन था। मिशा को याद आता है कि पहले ये प्रेजेंटेशन कितना बुरा गया था। वो उस दिन लेट हो गई थी, इसीलिए अब वो जल्दी जल्दी टैक्सी पकड़ने की कोशिश करती है क्योंकि वो पास्ट को रिपीट नहीं करना चाहती। आखिर ये उसकी सेकंड चांस है। लेकिन कंपनी पहुंचकर उसे याद आता है कि 10 साल पहले रीना ने जानबूझकर उसे गलत एड्रेस दिया था ताकि वो लेट हो जाए। उस वक्त मिशा को नहीं पता था कि रीना असल में किस तरह की इंसान है। फिर भी मिशा सही कंपनी बिल्डिंग की तरफ भागती है जहाँ प्रेजेंटेशन हो रही होती है। एलिवेटर में जाते वक्त वो गलती से एक आदमी की बाहों में गिर जाती और बहुत एम्बेरस्ड होती। वो आदमी उसे कहता है लगता है वो काफी लेट हो रही है। मिशा उसे बताती है कि वो एक स्वीट्स कंपनी में काम करती और आज उसका न्यू प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन है और अपना नाम मिशा बताती है। वो आदमी कहता है कि उसने मिशा को काफी बार देखा है लेकिन उसका नाम कभी नहीं जानता था। फिर वो अपना इंट्रो देता है। उसका नाम सुजुकी है और वो उस स्विच कंपनी के प्लानिंग डिपार्टमेंट का हेड है जहाँ मिशा काम करती। ये मिशा की जिंदगी में पहली बार होता है जब वो सुजुकी को देख रही होती। मिशा जल्दी जल्दी हॉल में जाकर प्रेजेंटेशन देती लेकिन दूसरी बार भी फेल हो जाती। वो शर्मिंदा और अपसेट होकर कंपनी वापस जाती है। तब रीना उसके पास आकर उससे माफी मांगती। मिशा को याद आता है कि पहले वो कितनी नेव थी। उसे लगता था रीना से सिर्फ एड्रेस में मिस्टेक हो गई होगी। इस बार मिशा सिर्फ इतना कहती है कि कोई बात नहीं, ये नॉर्मल सिचुएशन, और वहाँ से चली जाती है। अब जब वो पास में लौट आई है उसे लगता है कि उसे अपने यादों को दोबारा जीना चाहिए। इसीलिए वो एक छोटी सी डेजर्ट शॉप जाती है जहाँ वो बचपन में अपने डैड के साथ जाया करती थी उनकी डेथ से पहले। ये उसकी सीक्रेट प्लेस थी, वो जगह जहाँ वो हमेशा जाती थी जब वो सैड होती। अपने डैड के साथ जुड़ी यादों के बारे में सोचते हुए अचानक उसके दिमाग में एक बात क्लिक करती। तब उसे समझ आता है कि वो टैक्सी ड्राइवर कौन था जिसका चेहरा वो देख नहीं पाई थी। वो ड्राइवर उसके डैड थे। उसके डैड भी पहले टैक्सी ड्राइवर हुआ करते थे और उनकी आदत थी उसे बिल्कुल उसी तरह स्वीट्स देने की जैसे उस मिस्टीरियस टैक्सी ड्राइवर ने दिया था। मिशा को पूरी तरह समझ नहीं आता कि ये सब हो क्या रहा है, लेकिन उसे इतना पता होता है कि उसके डैड ने उसे मौत से बचा लिया और जो ये सेकंड चांस उसे मिली है उसका कोई ना कोई मतलब जरूर होगा। मिशा बहुत इमोशनल होकर घर आती है और डिसाइड करती है कि वो इस दूसरे मौके का पूरा फायदा उठाएगी और अपनी कंपनी को बेटर बनाएगी। तभी उसे रीना का मैसेज आता जो उसे उनके अपकमिंग डेट के बारे में याद दिलाती। तब हमें पता चलता है कि ये मिशा और तोमाया की फर्स्ट ऑफिशियल डेट होने वाली है। रीना भी साथ जा रही होती ताकि वो तोमाया के फ्रेंड से मिल सके, शायद उनके बीच कुछ हो जाए।
निशा तैयार होने का डिसीजन लेती और डेट पर जाने के लिए रेडी होती, ये देखने के लिए कि आगे क्या होता है। और बिल्कुल वैसे ही 10 साल पहले जो चीजें हुई थी वो फिर से होने लगती, लेकिन इस बार मिशा को रीना और तोमोया से प्यार का नाटक करना पड़ता। तभी मिशा सोचती है कि उसने पहले कैसे नोटिस नहीं किया कि रीना हमेशा उसे मूक करती थी, दूसरों के सामने उसे ह्यूमिलिएटिंग फील करवाती थी और खुद को हमेशा बेटर दिखाने की कोशिश करती थी। मिशा हमेशा चुप रहती थी, लेकिन अब वो ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो मोया इस डेट के दौरान उसे प्रपोज करने वाला होता है, इसीलिए मिशा वहाँ से भाग जाती है और डेट छोड़कर चली जाती है। अगले दिन कंपनी में मिशा एक नोटबुक लाती है और अपने जिंदगी के वो बड़े इवेंट्स लिखने लगती, जिन्हें अब उसे चेंज करना है, क्योंकि अब उसने तोमोया और रीना से बदला लेने का डिसाइड कर लिया होता है। उसका दिमाग इतना ज्यादा ऑक्यूपाइड होता है कि उसे ये भी पता नहीं चलता कि वो एक उबलते हुए केटल के सामने खड़ी है। बिल्कुल उसी वक्त जब केटल फटने वाली होती है, सुजुकी वहां आ जाता है, केटल को साइड में मार देता है और मिशा को बचा लेता है, लेकिन उसके हाथ उबलते पानी से जल जाते हैं। मिशा उसके हाथ पकड़कर उसे सिंक के पास ले जाती है और मदद करती, साथ ही माफी मांगती है कि उसकी वजह से सुजुकी हर्ट हो गया। सुजुकी उसे कहता है अगली बार ज्यादा ध्यान रख, क्योंकि अगर उसने उसे देखा ना होता तो कुछ बहुत बुरा हो सकता था। मिशा कंफ्यूज हो जाती है, सुजुकी ने टाइमलाइन कैसे चेंज कर दी, सब कुछ पहले जैसा ही होना चाहिए था, केटल फटनी चाहिए थी और मिशा का हाथ जलना चाहिए था। लेकिन वो ज्यादा सोचती नहीं, क्योंकि उसका ध्यान सिर्फ सुजुकी पर होता। उस दिन मिशा और तोमोया का एक फैंसी रेस्टोरेंट में मिलना प्लान होता है, जहां वो अपनी एंगेजमेंट ऑफिशियल करने वाली होती। मिशा को याद आता है कि पहले वो कितनी अंधी थी प्यार में, तोमोया को अपना ड्रीम मैन समझती थी, उसकी छोटी छोटी चीजों को भी बहुत बड़ा मानती थी और बड़े मिनिमम में ही खुश हो जाती। इस बार भी मिशा उसे मिलने जाती है, ये प्रेटेंड करते हुए कि वो अभी भी उससे प्यार करती, बिल्कुल अपने पुराने बिहेवियर को रिपीट करते हुए, लेकिन इस बार सिर्फ बदला लेने के। इसी बीच हमें सुजुकी के बारे में और पता चलता है। वो असल में मिशा का यूनिवर्सिटी क्लासमेट था, वो उसे कई सालों से जानता था और दूर से देखता रहता था। उसे पता था कि मिशा कितनी स्वीट और काइंड है, लेकिन वो इंट्रोवर्ट था, इसीलिए मिशा ने उसे कभी नोटिस नहीं किया। सुजुकी को यकीन ही नहीं हो रहा था जब उसने मिशा को कंपनी में एम्प्लॉय के रूप में दोबारा देखा। वो फिर से उसे दूर से देख रहा होता है, लेकिन मिशा हमेशा तोमोया पर फोकस्ड रहती थी। अगले दिन मिशा कंपनी के बाहर सुजुकी से टकरा जाती है और उसे ग्रीट करती है, लेकिन सुजुकी कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, वो बस मुड़कर चला जाता है, कि उसकी नॉर्मल आदत होती। रीना ये सब देख लेती और तुरंत इरिटेट हो जाती। वो मिशा के पास आकर पूछती है कि वो प्लानिंग डिपार्टमेंट के हेड जैसे हाई रैंकिंग इंसान को कैसे जानती और इतनी कैजुअली उसे ग्रीट कैसे कर सकती। मिशा एक्सप्लेन करती है कि सुजुकी ने पहले उसकी मदद की जब वो अपना हाथ जलने से बचा रहा था, इसीलिए वो बस थैंक यू कहना चाहती थी। रीना कहती है कि सुजुकी कभी मिशा जैसे इंसान को देखेगा भी नहीं, आखिर वो चेयरमैन का ग्रैंडसन और सीईओ का बेटा है, कंपनी का लेजिटिमेट हेयर। तभी उनकी बात उनकी को-वर्कर मिकू तोड़ देती है, जो कहती है कि काम बहुत ज्यादा है और बेकार की बातों का टाइम नहीं है। उसी दिन मिशा रेस्टोरेंट में होती है जब उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती जो मदद मांग रही होती। वो अंदर फंसी होती है और बाहर नहीं निकल पा रही होती। मिशा थोड़ी एम्बैरेस्ड होती है, लेकिन फिर भी उसकी हेल्प करती है। तो पता चलता है कि वो लड़की मिकू है। वो बहुत स्वीट होती है और बार बार मिशा को थैंक यू कहती है। वो बताती है कि उसने और लोगों से भी मदद मांगी थी, लेकिन सबने उसे इग्नोर किया, सिर्फ मिशा ने उसकी हेल्प की। मिकू मिशा से प्रॉमिस करती है कि अब से वो दोनों फ्रेंड्स हैं और एक दिन वो जरूर उसका एहसान चुकाएगी। काम खत्म होने के बाद मिशा अपनी फेवरेट डिजर्ट शॉप जाती है। वहाँ वो सुजुकी को बैठा हुआ देखती है, स्वीट्स खाते हुए और टी पीते हुए। सुजुकी उसके पास आता है और ग्रीट करता है। मिशा उसे बताती है कि वो बचपन से इस जगह पर आती रही है। शॉप में काम करने वाली औरत उन दोनों को बात करते हुए देख लेती है और अज्यूम कर लेती है कि वो दोनों फ्रेंड्स हैं। वो सुजुकी का ऑर्डर मिशा की टेबल पर रख देती और कहती है कि वो क्लियरली क्लोज लगते हैं, फिर वहां से चली जाती है। सुजुकी पोलाइटली मिशा से पूछता है कि क्या वो उसके साथ बैठ सकता है। मिशा हाँ कह देती है। दोनों बैठकर बात करने लगते हैं और धीरे धीरे उन्हें पता चलता है कि वो दोनों कितने सिमिलर हैं। दोनों को अकेला बैठना पसंद है, अलग अलग डिजर्ट ट्राई करना, उनकी टेक्सचर, फ्लेवर और कंसिस्टेंसी एनालाइज करना, ताकि कंपनी के लिए नए प्रोडक्ट्स डेवलप कर सके। उसी मोमेंट पर सुजुकी मिशा से कहता है एक डिजर्ट शॉप एक दिन के लिए नए लिमिटेड एडिशंस डिजर्ट्स लॉन्च कर रही है और वो मिशा को उन्हें ट्राई करने के लिए इनवाइट करता है। मिशा उसे बताती है कि अनफॉर्चुनेटली वो बिजी है। हमें पता चलता है कि उस दिन रीना मिशा को अपने साथ ले गई थी क्योंकि वो एक ड्रेस खरीदना चाहती, लेकिन उसने मिशा को ये नहीं बताया कि ड्रेस किस ओकेशन के लिए है। फिर एक दिन रीना मिशा को फोन करके कहती है
कि वो उसके साथ कहीं चलने को बोले। इस बार भी वो नहीं बताती कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। मिशा तब शॉक हो जाती है जब वो देखती है कि रीना वही ड्रेस पहनी हुई है जो उन दोनों ने मिलकर खरीदी थी। और तब मिशा को समझ आता है कि रीना उसे उनके हाई स्कूल रीयूनियन में ले आई है। रीना ने जानबूझकर मिशा को इस इवेंट के बारे में नहीं बताया ताकि मिशा प्रिपेयर्ड ना हो और सिंपल, प्लेन और बाकी लोगों के कंपैरिजन में कम अट्रैक्टिव लगे। घर लौटकर मिशा गुस्से में आकर रीना के साथ की सारी फोटोज फेंक देती है और साथ ही वो सारे कपड़े भी जो रीना ने उसे लेने में मदद की थी। तब मिशा को रियलाइज होता है कि रीना हमेशा उसे सबसे खराब आउटफिट चूज करवाती थी और ऊपर से प्रेटेंड करती थी कि वो कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं। इसके बाद मिशा डिसाइड करती है कि वो सुजुकी के साथ डेजर्ट ट्राई करेगी, लेकिन वो सुजुकी को नहीं बताती कि वो आ रही है। वो रेस्टोरेंट जाकर टेबल रिजर्व करती है। जब सुजुकी वहाँ पहुँचता है तो वो मिशा को वहाँ वेट करते हुए देखता है। मिशा उससे अपने साथ बैठने को कहती है और बताती है कि उसने अपने सारे काम कैंसिल कर दिए सिर्फ इसीलिए ताकि वो दोनों मिलकर डेजर्ट ट्राई कर सके। मेन्यू देखकर सुजुकी सजेस्ट करता है कि वो सारे आइटम्स ऑर्डर कर लें और हर डेजर्ट को आधा आधा करके शेयर करें ताकि सब कुछ टेस्ट कर सके। मिशा को ये आइडिया पसंद आता है और वो दोनों एग्जैक्टली ऐसा ही करते हैं। सारे डेजर्ट ट्राई करते हैं और काफी एंजॉय करते हैं। डेजर्ट खत्म होने के बाद सुजुकी मिशा से पूछता है कि अब वो आगे क्या करेगी। मिशा बताती है कि वो शॉपिंग जाने वाली है क्योंकि उसने अपने सारे पुराने कपड़े फेंक दिए हैं। अब वो कपड़े उसकी स्टाइल के नहीं रहे। सुजुकी उसके साथ चलने का ऑफर करता है। शॉपिंग के दौरान क्योंकि मिशा पैसा बचाना चाहती है वो यूजुअली सेकंड हैंड कपड़े खरीदती है। लेकिन जब वो दोनों घूम रहे होते हैं सुजुकी नोटिस करता है कि एक पर्टिकुलर ड्रेस मिशा का ध्यान खींच लेती है। वो ड्रेस बहुत सुंदर होती है लेकिन काफी महंगी भी, इसीलिए मिशा उसे नहीं खरीदती। बाद में जब दोनों अलग होने वाले होते हैं सुजुकी मिशा को एक ब्रेसलेट गिफ्ट करता है। मिशा उसका थैंक्स करती है और बताती है कि वो किसी फ्रेंड का वेट कर रही है। वो फ्रेंड मिको होती है जो सुजुकी को ग्रीट करती और उससे पूछती है कि क्या वो मिशा का बॉयफ्रेंड है। सुजुकी जवाब देता है नहीं, हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं, और फिर वहां से चला जाता है। जाने से पहले सुजुकी मिशा से कहता है कि जो ड्रेस उसे पसंद आई थी वो उस पर बहुत सूट करेगी और उसे उस ड्रेस को खरीदने के बारे में सोचना चाहिए। इसके बाद मिशा मिको के साथ उस शॉप पर जाती है जहाँ वो ड्रेस थी। उस वक्त मिशा को याद आता है कि पहले सुजुकी और तोमोया ने उसे क्या क्या कहा था। कैसे तोमोया ने उसे सिंजी अनअट्रैक्टिव कहा था और बोला था कि वो अपनी लाइफ को खुद ही डिफिकल्ट बना लेती है। ये सब याद करके मिशा शॉप के अंदर जाती है और वो ड्रेस खरीद लेती है और खुद को सेटिस्फाइड महसूस करती है। उसके बाद वो मिको के साथ सलून जाकर अपना हेयर स्टाइल भी चेंज करवाती है, कुछ नया और बोल्ड, सब कुछ रीयूनियन के लिए प्रिपेयर करने के लिए। रीयूनियन के दिन मिशा तैयार होती और बिना रीना को बताए वेन्यू पहुंच जाती है। जब रीना मिशा को वहां देखती है तो वो मिशा के ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर शॉक हो जाती है। उनके पुराने क्लासमेट्स मिशा से पूछते हैं कि वो क्यों आई है और फिर उसे दोबारा मॉक करने की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन इस बार मिशा चुप नहीं रहती। वो उनसे पूछती है कि हाई स्कूल के टाइम पर उन्होंने उसके साथ इतना बुरा बिहेव क्यों किया, उसने ऐसा क्या किया था जो बुलिंग डिजर्व करता था और कैसे उन्होंने उसकी जिंदगी को नरक बना दिया था। क्लासमेट जवाब देते हैं कि मिशा ने बहुत कुछ गलत किया था और वो उस पर इल्जाम लगाने लगते हैं कि उसने रीना के साथ बुरा बिहेव किया था सिर्फ इसीलिए क्योंकि यूटीओ जिसे मिशा पसंद करती थी रीना में इंटरेस्टेड था, जबकि रियलिटी ये थी कि यूटीओ को मिशा भी पसंद थी। लेकिन रीना जो मिशा को कभी खुश या अपने से बेटर नहीं देखना चाहती थी, जानबूझकर यूटीओ के करीब गई और यह अफवाह फैला दी कि मिशा यूटीओ की वजह से उसके साथ बुरा बिहेव कर रही है। इसी वजह से बाकी लड़कियों ने मिशा को बुली करना शुरू कर दिया। मिशा फिर रीना की तरफ मुड़कर पूछती है क्या उसने सच में ये सब कहा था। रीना नर्वस हो जाती है, रोने लगती और कहती है कि ये पुरानी बातें उठाने का सही टाइम नहीं है, उन्हें बस रीयूनियन एंजॉय करना चाहिए। मिशा टूट कर रो पड़ती है और रीना से कहती है कि वो अब उसकी फ्रेंड नहीं बनना चाहती और फिर वहाँ से चली जाती है। बारिश शुरू हो जाती है और मिशा बिना अम्ब्रेला के चलती रहती। तब अचानक सुजुकी दौड़ते हुए उसके पास आता है अम्ब्रेला के साथ। वो कहता है कि ऐसे भीगने से उसे ठंड लग जाएगी और उसे घर तक छोड़कर आता है। अगले दिन रीना डिसाइड करती है कि वो मिशा के इस बिहेवियर को इग्नोर नहीं करेगी। जब उसे मिशा और सुजुकी के बीच कुछ चलने का एहसास होता है तो वो सुजुकी को अपना नेक्स्ट टारगेट बना लेती है। वो कंपनी के बाहर सुजुकी का वेट करती है, जानबूझकर उसके सामने चीजें गिरा देती है और अपनी टांग दर्द का ड्रामा करके उसके बाहों में गिर जाती है। लेकिन हमारा सुजुकी एकदम लेजेंड,
उससे एक शब्द भी नहीं बोलता और सीधा वहां से चला जाता है। बाद में जब मिशा ऑफिस लौटती है तो उसे यूटियो का फोन आता है, वही लड़का जिसे वो पहले पसंद करती थी और जिसकी वजह से उसे इतनी प्रॉब्लम्स हुई थी। यूजियो उसे माफी के तौर पर अपने रेस्टोरेंट में इनवाइट करता है। मिशा अपनी लंच ब्रेक में उसे मिलने जाती है। वहाँ उसे पता चलता है कि यूटियो अब एक सक्सेसफुल शेफ बन चुका है और उसका रेस्टोरेंट काफी अच्छा चल रहा है। वो दोबारा माफी मांगता है और कहता है कि उसे मिशा का साइड लेना चाहिए था क्योंकि मिशा कभी उसके साथ मीन नहीं थी। मिशा कहती है कि पास्ट पास्ट है और वो आगे बढ़ चुकी है। तभी अचानक रीना वहाँ आ जाती है। वो मिशा की कॉल ओवर हियर करके उसके पीछे आ गई थी और पूछती है कि क्या वो उसके साथ ज्वाइन कर सकती है। वो दोनों से माफी मांगती और कहती है कि उसने उस वक्त हद पार कर दी थी। उसका कहना होता है कि उसने ऐसा सिर्फ इसीलिए किया क्योंकि उसे डर था कि अगर वो यूटियो को डेट करने लगेगी तो मिशा उसकी फ्रेंड नहीं रहेगी। ऑफ कोर्स मिशा जानती है कि रीना झूठ बोल रही है, लेकिन वो प्रिटेंड करती है कि उसने उसे माफ कर दिया। लेकिन जब वो ऑफिस वापस आती है तो मिशा नोटिस करती है कि रीना का नया टारगेट कोई और नहीं बल्कि सुजुकी है। रीना जानबूझकर मिशा के सामने सुजुकी के करीब जाने की कोशिश करती। इसी बीच मिशा को एक और चैलेंज फेस करना पड़ता है, डिपार्टमेंट हेड की असिस्टेंट स्यूमो की मदद करना। उनका डिपार्टमेंट हेड बहुत करप्ट है और हमेशा स्यूमो पर प्रेशर डालता है, उस पर गलतियों का इल्जाम लगाता रहता है जब तक उसे रिजाइन करने पर मजबूर नहीं कर देता। जॉब छोड़ने के बाद स्यूमो की जिंदगी कम्प्लीटली बिगड़ जाती है। मिशा बीच में आकर स्यूमो की मदद करती है। वो उसे समझाती है कि डिपार्टमेंट हेड कैसे उसे जानबूझकर फंसा रहा है और एग्जैक्टली बताती है कौन से इश्यूज को उसके अगेंस्ट यूज किया जाएगा ताकि स्यूमो उनसे बच सके। मिशा की मदद से स्यूमो काफी प्रॉब्लम से बच जाती है और दोनों मिलकर वापस लड़ना शुरू कर देते हैं। दोनों काफी अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं और स्यूमो मिशा और मिको के फ्रेंड सर्कल का हिस्सा बन जाती है। एक दिन कंपनी में मिशा देखती है कि सुजुकी बहुत तेज और सस्पिशियस तरीके से चल रहा है। उसे शक होता है तो वो उसका पीछा करती है। वो देखती है कि सुजुकी माइको से मिलने जा रहा है और दोनों कोशिश कर रहे होते हैं कि कोई उन्हें देखे ना। तब क्लियर हो जाता है कि दोनों एक सीक्रेट रिलेशनशिप में हैं, खासकर जब माइको सुजुकी को हक करती है। ये देखकर मिशा बहुत अपसेट हो जाती है क्योंकि माइको उसकी फ्रेंड है और उसने उसे कुछ भी नहीं बताया। साथ ही सुजुकी भी मिशा के साथ बहुत अच्छा बिहेव करता था, इसीलिए मिशा को लगता है कि शायद वो सिर्फ उसके साथ प्ले कर रहा था। उस दिन के बाद से मिशा सुजुकी के साथ काम करना बंद कर देती और जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो उसे कम्प्लीटली अवॉइड करती। साथ ही उसे तोमोया के करीब रहना भी मजबूरी लगता क्योंकि वो उससे भी बदला लेना चाहती थी, भले ही वो उसे बिल्कुल बर्दाश्त ना कर पाती। एक दिन जब मिशा तोमोया के साथ बाहर होती है, तोमोया अचानक से बताता है कि वो उसके अपार्टमेंट पर रात को रुकने आ रहा है। तब मिशा उसे कहती है कि वो बिजी है और ये पॉसिबल नहीं है। तो तोमोया गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वो मान लेगा जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं और फिर सीधा उसके घर जाने लगता है। लेकिन मिशा अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ा लेती है और उसे कहती है कि वो सेल्फिश बनना बंद करे, उसने ऑलरेडी मना कर दिया और वो बिजी है। ये कहकर मिशा वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बाद कंपनी सबके लिए एक ट्रिप ऑर्गेनाइज करती है तो मिशा मजबूरी में तोमोया और रीना के साथ एक ही गाड़ी में ट्रैवल करती। ट्रिप के दौरान रीना बार बार सुजुकी के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती और तोमोया जेलस हो जाता है क्योंकि उसने सुना होता है कि सुजुकी मिशा के करीब आ रहा है। वहीं सुजुकी को भी अजीब सा लगता है कि मिशा उसे इग्नोर कर रही है। जब दोनों अकेले होते हैं तो वो मिशा के पास जाकर पूछता है कि वो उसे अवॉइड क्यों कर रही है। मिशा बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे बताती है कि वो तोमोया के साथ रिलेशनशिप में है और उनकी शादी होने वाली है। वो क्लियरली कहती है कि वो अपनी फीलिंग्स के साथ खेलने का कोई मौका नहीं देगी। वो सुजुकी को ये भी बताती है कि उसने उसे माइको के साथ देखा और उसका बिहेवियर किसी रिलेशनशिप में रहने वाले इंसान जैसा बिल्कुल नहीं लगता। सुजुकी जोर जोर से हंस पड़ता है और उसे बताता है कि माइको असल में उसकी छोटी बहन है। उसने ये बात सबसे छुपा कर रखी थी ताकि कोई उसके जरिए माइको के करीब आने की कोशिश ना करे या कनेक्शंस का मिसयूज ना करे। मिशा बहुत शर्मिंदा हो जाती है और दिल से माफी मांगती। सुजुकी कहता है कि उसे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बस ये नहीं चाहता कि मिशा उसे एक बुरा इंसान समझे। फिर दोनों साथ बैठकर अंगूर खाते हैं और जो कुछ भी हुआ होता है उस पर हंसने लगते हैं। लेकिन रीना ये सब देख लेती है और बहुत जेलस और फ्रस्ट्रेट हो जाती है क्योंकि उसकी सारी चालें फेल हो रही होती है। ट्रिप से वापस आते वक्त वो सुजुकी से कहती है कि वो उसके साथ गाड़ी में आए क्योंकि उसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। सुजुकी उसे गाड़ी में बैठने देता है, लेकिन रीना के पास कहने के लिए कुछ होता ही नहीं। वो बस चाहती थी कि ऑफिस के लोगों को लगे कि वो सुजुकी के करीब है और मिशा को जलन हो। सुजुकी समझ जाता है कि वो क्या कर रही है और उसे कहता है कि जो लोग बिना रिमोर्स के दूसरों को हर्ट करते हैं उनके साथ आखिर में सब कुछ
वापस आ जाता है। वो ये भी कहता है कि रीना एक बहुत ही बुरी इंसान है और ऑनेस्टली कोई भी उसे अपना लवर बनाना नहीं चाहेगा क्योंकि वो बिल्कुल अनबियरेबल है। रीना उसे कहती है गाड़ी रोकने के लिए और उतर जाती है। फिर तोमोया की गाड़ी में बैठ जाती है, लेकिन फिर भी रीना बिना मिशा को हर्ट किए जाने को रेडी नहीं होती। वो सुजुकी के पास जाती है, उसके चेहरे के करीब झुकती है और उसे इंसल्ट करती, लेकिन अंधेरा होने की वजह से सबको लगता है कि उसने सुजुकी को किस किया। बाद में वो फिर तोमोया के साथ गाड़ी में जाती है और पूरे रास्ते दोनों बिल्कुल चुप रहते हैं। उस रात रीना मिशा से कहती है कि वो उसके घर रुक जाए क्योंकि उसे उससे बात करनी है। मिशा मान जाती है। घर आकर जब दोनों कपड़े चेंज करती है, रीना नोटिस करती है कि मिशा के साथ उसकी फोटोज गायब है। मिशा कैजुअली कह देती है कि वो बस डेकोर रीअरेंज कर रही है। मिशा पूछती है रीना क्या बात करना चाहती थी। रीना कहती है कि एक दिन उसने मिशा को बारिश में सुजुकी के अम्ब्रेला के नीचे चलते हुए देखा था और उसे लगा कि उनके बीच कुछ चल रहा है। वो कहती है कि अब वो चुप नहीं रह सकती और झूठ बोलती है कि सुजुकी ने उसे हरेस किया था और जो आज उनके बीच हुआ वो सिर्फ एक ट्रैप था सुजुकी को फंसाने के लिए। वो मिशा को डराने की कोशिश करती है। मिशा प्रेटेंड करती है कि वो डर गई और कहती है कि रीना उसकी बेस्ट फ्रेंड है और हो सकता है कि सुजुकी ने सच में उसके साथ कुछ गलत किया हो। उस दिन के बाद से मिशा ऑफिस में सुजुकी को कम्प्लीटली इग्नोर करना शुरू कर देती, जिसकी वजह से सुजुकी को लगने लगता है कि शायद उसने सच में कुछ गलत कर दिया है। एक दिन वो मिशा से बात करने की कोशिश करता है, उसके पीछे भागता है। मिशा उसे खींचकर छुपने के लिए ले जाती क्योंकि रीना उन्हें देख रही होती। अगर रीना उन्हें साथ देख लेती तो मिशा का प्लान फेल हो जाता। वो प्लान इसमें वो रीना को ये दिखाना चाहती है कि वो सुजुकी से दूर रह रही है। मिशा उसके साथ बैठ जाती और कहती है कि वो नहीं चाहती कि रीना उन्हें साथ देखे। सुजुकी कहता है कि वो मिशा जो कहेगी वही करेगा, लेकिन जाने से पहले उसे अपना डिफेंस देना जरूरी है। वो मिशा को बताता है कि उसने रीना को कभी टच नहीं किया, बल्कि रीना खुद उसके बहुत ज्यादा करीब आ गई थी और उसने उसे इंसल्ट किया था। वो बताता है कि जब रीना उसके साथ गाड़ी में बैठी थी तब उसने उसे क्लियरली रिजेक्ट कर दिया था और डांट भी लगाई थी। अगले दिन मिशा रीना को फोन करती और मिलने का प्लान बनाती। जब वो मिलती है तो माया भी वहां आ जाता है। मिशा उन दोनों को शादी से पहले थोड़ा टाइम साथ स्पेंड करने के लिए एक साथ लाई होती है। पूरे आउटिंग के दौरान मिशा ऐसे बिहेव करती जैसे वो तोमाया से बहुत ज्यादा प्यार करती, उसका ख्याल बच्चे की तरह रखती है। एंड में वो एक शांत जगह जाते हैं और मिशा तोमाया से उसके फाइनेंसेस और इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करना शुरू करती। तोमाया बताता है कि वो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहा है और उसने 10 मिलियन यॉन कमा लिए। मिशा प्रेटेंड करती है कि वो बहुत इम्प्रेस्ड है, ऑब्वियसली रीना को पैसों का लालच देने के लिए। और जैसे मिशा ने सोचा था, जब वो बाथरूम जाने के लिए उठकर जाती है और वापस आती है तो वो देखती है कि रीना तोमाया के बालों के साथ खेल रही होती। ये प्रूफ होता है कि मिशा का प्लान काम कर गया और रीना दोबारा तोमाया को छीनने की कोशिश कर रही है। एक दिन रीना तोमाया से अकेले मिलने को कहती है बिना मिशा के और उसे बताती है कि वो अपनी फ्रेंड के लिए वरीड है, लेकिन उससे कुछ ऐसा पता होना चाहिए जो उसकी मदद कर सके। वो तोमाया को कहती है कि उसने अफवाह सुनी है कि मिशा प्लानिंग डिपार्टमेंट के हेड सुजुकी के साथ इन्वॉल्व है। वो कहती है कि वो मिशा के लिए डर रही है क्योंकि मिशा की माँ ने पहले अपने पति और मिशा को छोड़कर किसी और आदमी के साथ भाग गई थी। ये बात मिशा ने सिर्फ रीना को ही बताई थी, किसी और को नहीं। रीना बार बार तोमाया को प्रवोक करती और कहती है कि नेचुरली मिशा किसी सुजुकी जैसे इंसान के लिए गिर सकती, रिच, हैंडसम और पावरफुल। ये सब सुनकर तोमाया के अंदर जेलसी भर जाती है। वो बहुत ज्यादा पीने लगता है और मिशा के पास आ जाता है जो अभी अभी काम से निकली होती और उसे घर छोड़ने का ऑफर करता है, लेकिन वो वेट नहीं कर पाता। गाड़ी के बीच रास्ते में वो मिशा से सुजुकी के साथ उसके रिलेशन के बारे में पूछता है। मिशा कोई जवाब नहीं देती और गाड़ी से उतरना चाहती है, लेकिन तोमाया जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ लेता है ताकि वो बात करे। जब मिशा डर जाती है तो भैया उसे कहता है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है, ये बस उसके फैमिली का नेचर है। जैसे उसकी माँ किसी और आदमी के साथ भाग गई थी, वैसे ही वो भी सुजुकी के साथ भाग जाएगी। मिशा शॉक हो जाती है क्योंकि उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रीना ये बात तोमाया को बता देगी। जब वो गुस्से और दुख में वहां से जाने लगती है तो माया उसके पीछे जाता है और उसे थप्पड़ मार देता है। मिशा रोते हुए घर जाती है और जैसे ही घर पहुंचती है उसे अपने पेट में बहुत तेज दर्द महसूस होता है। ये उस कैंसर के शुरुआती साइंस होते हैं जो उसे फ्यूचर में होने वाला है। अगले दिन ऑफिस में रीना मिशा के साथ बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करती, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ऑफिस के बाद तो माया मिशा से बात करने को कहता है और माफी मांगता है। वो कहता है कि वो नशे में था और अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाया। वो मिशा को एक कॉन्ट्रैक्ट देता है, बहुत महंगा और लग्जरियस अपार्टमेंट, और कहता है कि शादी के बाद वही उनका घर होगा। लेकिन मिशा उसे क्लियरली कहती है कि उसने उसे माफ नहीं किया है, ना उसकी बातों के लिए
और ना ही थप्पड़ के लिए। इस पर तमाया गुस्से में कहता है कि उसे मिशा की हिम्मत पर यकीन नहीं हो रहा। गलती तो मिशा की थी, वही चीटिंग कर रही थी, और अब जब उसने डिसाइड किया कि उसे माफ करने का, तो वही उस पर उल्टा इल्जाम लगा रही है। निशा हंस पड़ती और कहती है कि वो ब्रेकअप चाहती और वो किसी भी तरह से उस जैसे आदमी के साथ रहने के लिए मजबूर नहीं है। ये कहकर वो वहां से चली जाती। इसी बीच सुजुकी काम खत्म करता है और अपनी बहन मो से मिलता है। वो उसे बताती है कि उसका प्लान मिशा के साथ बाहर जाने का, लेकिन मिशा ने उसे फोन पर बताया कि उसका अपने फियांसे से ब्रेकअप हो चुका है और अब वो उस अपार्टमेंट की बुकिंग कैंसिल कर रही है जहाँ शादी के बाद उन दोनों को रहना था। ये सुनते ही सुजुकी पैनिक हो जाता है और तुरंत मिशा के अपार्टमेंट की तरफ भागता है, क्योंकि उसी वक्त मिशा उस अपार्टमेंट के सामने बिल्कुल उसी जगह खड़ी होती है जहाँ पिछली जिंदगी में उसकी मौत हुई। मेमोरीज ओवरलैप होने की वजह से मिशा को लगता है जैसे सब कुछ फिर से रिपीट हो रहा है। वो सच में बिल्डिंग से गिरने वाली होती है और मर जाती है, लेकिन इस बार सुजुकी उसे पकड़ लेता और रोते हुए उसे जोर से गले लगा लेता। उसे कहता है कि वो उसे दोबारा मरने नहीं देगा। यहाँ हमें पता चलता है कि सुजुकी सिर्फ मिशा का यूनिवर्सिटी का क्लासमेट ही नहीं था, बल्कि बात उससे काफी ज्यादा गहरी थी। वो काफी टाइम से मिशा का ख्याल रखता आ रहा था और उसकी केयर करता था। मिशा के फादर को भी जानता था, क्योंकि एक बार मिशा के पापा यूनिवर्सिटी आए थे उसे ढूंढने, लेकिन उसे नहीं मिल पाई थी। तब सुजुकी ही उनकी मदद करने वाला था। हमें ये भी पता चलता है कि पिछली जिंदगी में हुई मौत का सुजुकी पर गहरा असर पड़ा था। जो कुछ भी हुआ था उसके बाद मिशा और सुजुकी दोनों को शांत होने के लिए शॉवर की जरूरत होती है। वो दोनों उस अपार्टमेंट के अंदर जाते हैं जिसे मिशा कैंसिल करने वाली होती। मिशा पहले शॉवर लेने जाती और थोड़ी देर बाद सुजुकी भी अंदर जाता है। मिशा कंफ्यूज्ड हो जाती है। उसे पूछती है कि जब भी उसे मदद की जरूरत होती है वो हमेशा वही कैसे होता है। सुजुकी उसे बताता है कि वो उसका पीछा नहीं करता, बल्कि उसे बहुत टाइम से जानता है। कहता है कि वो यूनिवर्सिटी में क्लासमेट्स थे, लेकिन मिशा ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। और जब उसने कंपनी में मिशा को दोबारा देखा तो उसे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उसके लगभग कोई दोस्त नहीं थे और मिशा ही इकलौती इंसान थी जिसे वो पहले से जानता था। मिशा ये सब सुनकर शॉक हो जाती और उसे समझ नहीं आता कि क्या कहे। इसी बीच तोमाया शराब पी रहा होता है और रीना को फोन करता है। बताता है कि मिशा ने उससे ब्रेकअप कर लिया और वो फोन पर रो रहा होता है। ये रीना के लिए एक परफेक्ट मौका बन जाता है। वो उसे कंफर्ट करने लगती है और कहती है कि वो उसके साथ है। फिर कंपनी में एक इवेंट होता है जहाँ इन्वेस्टमेंट फील्ड के इंपॉर्टेंट लोगों को कैंडी बॉक्सेस डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। ये बेसिकली एक प्रमोशनल कैंपेन होता है, लेकिन मिशा को याद होता है कि यही वो इवेंट था जिसकी वजह से माइको को कंपनी से शर्मनाक तरीके से निकाल दिया गया था। उस वक्त करप्ट डिपार्टमेंट हेड ने बड़ी गलती की थी और उसका इल्जाम माइको पर डाल दिया था। उसने एक इन्वेस्टर को पीनट्स वाले कैंडीज के बॉक्स दे दिए थे, जबकि उसे पता था कि वो इन्वेस्टर पीनट्स से एलर्जिक है। मिशा डिसाइड करती है कि वो हिस्ट्री को रिपीट नहीं होने देगी और पीनट्स वाली कैंडीज हटाने जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि सुजुकी पहले ही उन कैंडीज को हटाकर स्टोरेज में रख चुका है। मिशा समझ नहीं पाती कि सुजुकी को ये कैसे पता चला, लेकिन प्रॉब्लम अभी भी खत्म नहीं होती। डिपार्टमेंट हेड बेवकूफ़ी में उन कैंडीज को स्टोरेज में देख लेते हैं और खुद ही उन्हें वापस निकालने का डिसाइड करते हैं। रास्ते में वो उसी इन्वेस्टर से टकरा जाता है और उसे वही कैंडीज दे देता है। जब इन्वेस्टर उसे बताता है कि उसे पीनट से एलर्जी है, तो डिपार्टमेंट हेड कहता है कि वो इंग्रेडिएंट लिस्ट का पेपर ला देता है और रीना को बुलाता है। जो भी पेपर उसे मिला था उठा लेती है और बिना चेक किए इन्वेस्टर को दे देती है, बस काम खत्म करने के। इवेंट के बाद रीना मौके का फायदा उठाती और तोमाया के पास जाकर रोने लगती। कहती है कि वो बहुत लोनली है और इमोशनल मैनिपुलेशन करती। तोमाया कमजोर पड़ जाता है और उसकी बातों में आ जाता है। रीना उसे कन्विंस कर देती है कि अगर वो मिशा को एक बार चीट करे तो उसे बेट्रेयल नहीं कहा जाएगा, और तोमाया एक बेवकूफ की तरह उसकी बात मान लेता है और वो सब करता है जो रीना चाहती है। ये सब मिशा खुद खड़ी होकर देख रही होती है। भले ही वो खुश होती है कि उसका प्लान काम कर गया, फिर भी वो रो पड़ती क्योंकि उससे दूसरी बार धोखा मिल रहा हो। तभी सुजुकी बीच में आ जाता है और मिशा को कहता है कि वो उधर ना देखे ताकि वो और ज्यादा अपसेट ना हो। अगले दिन ऑफिस में रीना बेशर्मी से मिशा को ग्रीट करती। जब तोमाया अंदर आता है तो रीना उसे पूछती है उसने कैसे रात गुजारी और अच्छी नींद आई या नहीं। मिशा उस पूरे गंदे सीन को इग्नोर करती और वहां से चली जाती। लेकिन पीनट वाला इश्यू फिर से होता है। इस बार सिर्फ डिपार्टमेंट हेड ही जिम्मेदार नहीं होता, बल्कि रीना भी गलती करती क्योंकि उसने बिना चेक किए इन्वेस्टर को रैंडम पेपर दे दिया होता है। बाद में पता चलता है कि इन्वेस्टर हॉस्पिटल में क्रिटिकल कंडीशन में है और अब असली कल्प्रिट को सामने आकर जिम्मेदारी लेनी होगी। डिपार्टमेंट हेड ना तो खुद कन्फेस करता है और ना ही रीना पर इल्जाम डालता है, क्योंकि वो रीना से ऑब्सेस्ड होता है और उसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसीलिए वो फिर से मुंह पर इल्जाम डालने की कोशिश करता है, जबकि इंग्रेडिएंट्स पेपर
डिस्ट्रीब्यूट करना उसकी ड्यूटी होती है। तो मिशा डिपार्टमेंट हेड को एक्सपोज करने का डिसीजन लेती है, तो सुजुकी उसे रोक देता है और कहता है कि वो खुद इन्वेस्टिगेशन करेगा। ये क्लियर होता है कि उसके पास एक प्लान है। इसी दौरान तमाया के लिए चीटिंग एक नॉर्मल चीज बन जाती है। वो रीना को ये तक कह देता है कि चाहे वो मिशा से शादी कर ले, रीना हमेशा उसकी लवर रहेगी और उसका रिलेशनशिप चलता रहेगा। सुजुकी डिपार्टमेंट हेड और माइको के साथ इन्वेस्टर और उसकी वाइफ से मिलने जाता है ताकि असली कल्प्रिट को एक्सपोज किया जा सके। तभी हमें पता चलता है कि सुजुकी ने पहले ही अपनी बहन के जरिए सबूत तैयार कर लिया था। उसने पूरे इवेंट की रिकॉर्डिंग अपने कैमरे में कर रखी होती है। वीडियो में क्लियरली दिख रहा होता है कि रीना कैसे पेपर उठाकर इन्वेस्टर को दे देती है, जिससे मो की इनोसेंस प्रूव हो जाती है। डिपार्टमेंट हेड मो से माफी मांगता है और कहता है कि उसका ध्यान नहीं था और उसे लगा गलती उसकी ही थी। लेकिन इसी बीच सुजुकी को मिशा की पिछली जिंदगी की बात याद आ जाती और उसे याद आता है कि उस वक्त उसने अपनी बहन पर भरोसा नहीं किया था और खुद ही उसे कंपनी से निकाल दिया था। इसीलिए अब वो अपनी उस गलती को सुधारना चाहता है। अगले दिन कंपनी में मिशा डिसाइड करती है कि वो तोमाया को एक्सपोज करेगी। वो ऑफिस के बीच में रो पड़ती है और कहती है कि उसे पता चल गया कि तोमाया उसकी क्लोजेस्ट फ्रेंड रीना के साथ चीट कर रहा है। वो फ्लोर पर बैठकर रोने लगती है और ये खबर आग की तरह पूरी कंपनी में फैल जाती, जिससे रीना और तोमाया दोनों की रेपुटेशन बर्बाद हो जाती। सिर्फ इतना ही नहीं, सुजुकी इन्वेस्टर वाले केस की भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करता है और डिपार्टमेंट हेड से करवा लेता है। उसकी और रीना दोनों की इन्वॉल्वमेंट सामने आ जाती। रीना के एक्शंस और चीटिंग स्कैंडल की वजह से सुजुकी उसे कंपनी से फायर कर देता है और उसे तुरंत अपना सामान पैक करके निकलने को कहता है। कंपनी से निकलते वक्त रीना मिशा से माफी मांगने की कोशिश करती और कहती है कि वो दोनों फ्रेंड्स हैं और वो मिशा को खोना अफोर्ड नहीं कर सकती। लेकिन मिशा उसे बताती है कि तोमाया पहले ही माफी मांग चुका है और कह चुका है कि रीना के साथ उसका रिलेशनशिप मीनिंगलेस था, बस एक गलती थी, इसीलिए मिशा ने उसे माफ कर दिया। मिशा रीना को ये भी कहती है कि वो उसे भी माफ करती है क्योंकि अब रीना के पास न जॉब है न दोस्त और वो बस एक ब्यूटीफुल केस बन चुकी है। ये कहकर मिशा वहाँ से चली जाती है और रीना को अकेला छोड़ देती। लेकिन रीना ये सब एक्सेप्ट नहीं कर पाती, इसीलिए वो सबके सामने कंपनी में पब्लिकली मिशा से माफी मांगती है और अनाउंस करती है कि अनफॉर्चुनेटली वो तोमाया के बच्चे से प्रेग्नेंट है। मिशा सबके सामने रोने लगती। सब लोग समझते हैं कि मिशा टूट चुकी है, लेकिन रियलिटी में मिशा इस न्यूज से बहुत ज्यादा खुश होती है। हमें ये भी दिखाया जाता है कि वो सोमो के साथ सेलिब्रेट कर रही होती है क्योंकि उसे प्रमोशन मिल चुका होता है और वो डिपार्टमेंट हेड बन चुकी होती है। पुराना डिपार्टमेंट हेड वेयर हाउस ट्रांसफर कर दिया जाता है और बस टाइम की बात होती है जब उसे पूरी तरह से फायर कर दिया जाएगा। और एंड में भी पता चलता है कि रीना के प्रेग्नेंट होने की वजह से तोमाया को उससे शादी करनी पड़ती। उसकी माँ ये बात एक्सेप्ट कर लेती और रीना को अपने बेटे की बीवी बनाने के लिए तैयारी शुरू कर देती। इधर सुजुकी और मिशा पहले से भी ज्यादा क्लोज हो जाते हैं, इतना कि दोनों एक बहुत ही स्पेशल आउटिंग पर साथ जाते हैं। वो अपने ओल्ड कॉलेज हैंगआउट को रिविजिट करते हैं, पुरानी यादों को याद करते हुए और बात करते हैं कि कैसे वो हमेशा एक दूसरे के आसपास रहते थे। लेकिन मिशा ने कभी सुजुकी को नोटिस नहीं किया। दोनों यूनिवर्सिटी के लेक के सामने बैठे। मिशा बताती है कि वो रोज वहां आया करती थी क्योंकि वहाँ एक टर्टल था जिसे वो खाना खिलाती थी। लेकिन जब उसके डैड की डेथ हुई उस पीरियड में लेक सूख गया था। जब वो वापस आई टर्टल गायब था। मिशा को लगा वो मर गया। फिर एक दिन उसे ट्री पर एक नोट मिला जिसमें लिखा था कि टर्टल ठीक है और कोई उसका ख्याल रख रहा है। उस दिन से मिशा ने उस अननोन पर्सन को अपना गार्डियन एंजल माना, लेकिन उसे कभी पता नहीं चला कि वो कौन था। अब समझना मुश्किल नहीं है, वो सुजुकी ही था। उसने ही टर्टल को वहां से निकाला और उसका ख्याल रखा, लेकिन कभी मिशा को बताया नहीं। अब तोमोया रियलाइज करता है कि वो रीना के साथ शादी में बिल्कुल भी खुश नहीं है। उसे पूरी तरह डिस्गस्ट फील हो रहा है। वो मिशा के पास जाता है और उसे भीख मांगता है कि वो वापस आ जाए और उससे शादी कर ले। मिशा मना कर देती, खासकर इसीलिए क्योंकि रीना उसके बच्चे के साथ प्रेग्नेंट बताई जा रही है। मिशा उसे कहती है कि वो किसी चीटर की मदद करने की जिम्मेदार नहीं है और ना ही वो उसकी माँ है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। बाद में रीना और तोमाया की वेडिंग का दिन दिखाया जाता है। मिशा अकेली वहाँ पहुँचती है ताकि लोग ये ना सोचे कि वो ब्रोकन है, लेकिन सुजुकी उसे अकेला अंदर जाने नहीं देता। वो उसके साथ हॉल में एंट्री करता है जिससे दोनों साथ आए हों। वेडिंग के दौरान मिशा को अपने तोमाया के साथ बिताए दिन याद आते हैं जब वो रीना की जगह पर थी, लेकिन स्ट्रॉन्ग दिखने के लिए वो खड़ी होती है और ब्राइड जो उसकी फ्रेंड है और ग्रूम जो उसका एक्स फियांसे है दोनों के लिए स्पीच देती है। वो कहती है कि दोनों एक जैसे हैं, इसीलिए उनकी शादी हुई और वो एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। फिर वो तोमाया से कहती है कि उसकी फ्रेंड का ख्याल रखे और पूरा हॉल छोड़कर चली जाती है। सुजुकी उसके पीछे जाता है क्योंकि शादी न्यू ईयर ईव पर होती है।
बहुत ठंड होती है। सुजुकी उसे अपने घर आने को इनवाइट करता ताकि वो वार्म हो सके और कहता है कि बाद में चली जाना। लेकिन जैसे ही मिशा उसके घर में एंटर करती है, वो एक टर्टल देखती है। शेल पर एक खास मार्क देखकर वो समझ जाती है कि ये वही टर्टल है जो उसका कॉलेज के टाइम साथ था। वो आंसू भरी आंखों से सुजुकी को देखती है और कहती है कि वो उसका गार्डियन एंजल है। सुजुकी उसे टिश्यू देता है और कहता है कि वो सिर्फ उसे खुश देखने के लिए कुछ भी कर सकता और चाहता है कि वो कभी उदास ना हो। वो अपना प्यार कन्फेस करता है और मिशा भी कहती है कि वो उससे प्यार करती है। बाद में रीना शॉक हो जाती है जब उसे पता चलता है कि मिशा ने उसे हर जगह ब्लॉक कर दिया। वो ना फोन से ना किसी और तरीके से मिशा से कांटेक्ट कर पाती, यहाँ तक कि उसके घर जाकर भी नहीं। अपार्टमेंट खाली होता है और उसे पता चलता है कि मिशा सुजुकी के साथ मूव इन कर चुकी है। अब दोनों ऑफिशियली रिलेशनशिप में है। रीना टूट जाती है क्योंकि मिशा ने क्लियरली बेटर चॉइस की थी। रीना को लगता है कि जैसे उसने सब कुछ खो दिया हो। वो सड़कों पर भटकती रहती है, अपनी यादों में खोई हुई। हमें पता चलता है कि रीना की मॉम खुद अपनी पर्सनल प्रॉब्लम से जूझ रही है और इमोशनली रीना को नेग्लेक्ट करती। जब रीना के फादर घर के टेंशन को और हैंडल नहीं कर पाए, वो किसी और से प्यार कर बैठे और दोबारा शादी कर ली। इसके बाद रीना की मॉम और ज्यादा विड्रॉन और बिटर हो गई। एक दिन गहरे दर्द के पल में उसने रीना से कहा कि वो अपनी जिंदगी के बिगड़ने का जिम्मेदार रीना को मानती और अब उसे अपनी बेटी भी नहीं समझती। कुछ टाइम बाद ट्रेजिक सर्कमस्टेंसेस में उसकी डेथ हो जाती है। ट्रॉमा यही खत्म नहीं होता। रीना के डैड भी उसे छोड़ देते हैं और अपनी नई वाइफ के साथ गायब हो जाते हैं। रीना को अपने मैटरनल रिलेटिव्स के साथ रहना पसंद है जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। अब वापस सुजुकी पर आते हैं जो मिशा को एक गिफ्ट देता है, पूरा मेडिकल चेकअप। वो कहता है कि उनकी हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है और वो बस ये इंश्योर करना चाहता है कि मिशा बिल्कुल ठीक है। मिशा चेकअप करवाती है और धीरे धीरे उसे शक होने लगता है कि सुजुकी को पता है कि वो पहले मर चुकी है। खासकर इसीलिए क्योंकि जब उसने बिल्डिंग से गिरने से बचाया था, उसने कहा था कि मैं तुम्हें दोबारा मरने नहीं दूंगा। वो हमेशा बिल्कुल उसी वक्त आ जाता है जब मिशा को जरूरत होती है, जैसे उसे पहले से पता हो कि कुछ होने वाला है। और अब वो उसकी हेल्थ का इतना ख्याल रखता है जैसे उसे पता हो कि मिशा को दोबारा कैंसर हो सकता है। मिशा समझ नहीं पाती कि उसे कैसे कन्फ्रंट करे या क्या कहे। एक दिन सोमो मिशा और मो से बात करना चाहती है। वो कहती है कि वो अपनी बेटी उसके साथ छोड़ना चाहती है क्योंकि उसे पता चला है कि उसका हस्बैंड चीट कर रहा। वो उसे रंगी हाथ पकड़ना चाहती है क्योंकि उसे पता चल रहा है कि उसकी मिस्ट्रेस उनके घर आने वाली है। मिशा और माइको उसे अकेला नहीं छोड़ सकते, इसीलिए वो दोनों उसके साथ जाते हैं। और सच में सोमो का हस्बैंड चीट कर रहा होता है। लेकिन जो चीजें मिशा को सबसे ज्यादा तोड़ देती है वो ये है कि सोमो के हस्बैंड और उसके मिस्ट्रेस वही लाइंस बोलते हैं जो कभी मोया और रीना ने मिशा को गैसलाइट करने के लिए बोली थी। इससे मिशा के साथ जो हुआ था वही अब सोमो के साथ हो रहा था। सोमो घर से निकलकर पुलिस को कॉल करना चाहती है, लेकिन उसका हस्बैंड उसका फोन छीनने की कोशिश करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मिशा के साथ उसकी डेथ से पहले हुआ था। मिशा तुरंत इंटरवीन करती है और सोमो को प्रोटेक्ट करने के लिए। तभी सोमो अचानक अपना पेट पकड़कर दर्द में चिल्लाती है और सीढ़ियों से गिर जाती है। उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वहाँ मिशा को पता चलता है कि सोमो को स्टोमक कैंसर है। मीनवाइल तमोया घर आता है और देखता है कि रीना डिनर बना रही है। रीना कहती है कि वो बात करना चाहती है। वो बताती है कि एक गैंग उनके घर आई थी, उसे धमका रही थी, कह रही थी कि तमोया पर बहुत बड़ा डेप्ट है। तमोया कहता है कि वो बताने ही वाला था और ऑलमोस्ट रिवील करता है 26 मिलियन यौन। रीना शांति से टेबल पर खाना रख देती है जो पूरा चीनी से भरा होता है। तमोया कहता है कि खाने उनके बच्चे के लिए बहुत स्पाइसी है। तब रीना कहती है टेंशन मत लो, कोई बच्चा है ही नहीं। वो बताती है कि उसने प्रेगनेंसी के बारे में झूठ बोला था सिर्फ इसीलिए ताकि तमाया उससे शादी कर ले और वो उसे छीन सके। लेकिन वो बेवकूफ निकली क्योंकि मिशा ने उसे एक ऐसा आदमी चुराने दिया जो डेप्ट में डूबा हुआ था। तभी तमोया नोटिस करता है कि उसकी मॉम दरवाजे पर खड़ी है। उसने सब कुछ सुन लिया और समझ जाती है कि रीना ने उसे भी धोखा दिया। वो कोलैप्स हो जाती है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। कुछ दिन बाद ईशा सुजुकी से फोन पर बात कर रही होती और घर लौट रही होती। अचानक उसे तमोया की आवाज सुनाई देती है। पता चलता है कि वो उसका इंतजार कर रहा था और उसका टोन क्रीपी और थ्रेटनिंग होता है। वो कहता है कि मिशा की वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई और अगर मिशा ने उससे शादी के लिए हाँ कह दी तो कुछ भी गलत नहीं होता। वो रिवील करता है कि रीना कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। इस शॉक की वजह से उसकी मॉम को ब्रेन स्ट्रोक आया। उसे नहीं पता कि वो रिकवर करेगी या नहीं। फिर वो मिशा का पीछा करता है क्योंकि उसका कैंसर अर्ली स्टेज में पकड़ में आ गया, इसलिए वो सर्जरी करा सकती है और कम्प्लीटली रिकवर हो सकती है। मिशा रोने लगती, कहती है कि वो सोमो को ठीक होने से बिल्कुल खुश है, लेकिन कोई नहीं समझ पाता कि वो इस तरह क्यों रो रही है। सोमो से मिलने के बाद यूचियो का कॉल आता है
और वो उन्हें जल्दी आने को कहता है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो यूचियो बताता है कि सुजुकी थोड़ी देर पहले उसके पास आया था, काफी वरीड लग रहा था और उसने उसे एक एनवेलप दिया। उसने कहा था कि वो मिशा पर नजर रखे और अगर उसके साथ कुछ हो जाए, जैसे अगर वो मर जाए, तो ये एनवेलप मिशा को दे दे। मिशा पूछती है कि एनवेलप में क्या है। यूचियो बताता है कि उसने एनवेलप खोलकर देखा था। उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स थे, घर की ओनरशिप ट्रांसफर के पेपर और एक बैंक अकाउंट जिसमें 150 मिलियन यॉन थे। जैसे सुजुकी उसका फ्यूचर सिक्योर कर रहा हो। अगर उसकी डेथ हो जाए, वो लोग सुजुकी को कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फोन पिक नहीं करता। उसी वक्त तोमाया का कॉल आ जाता है और वो कहता है कि उन्हें मिलना होगा कोई सोल्यूशन निकालने के लिए। तोमाया घर से निकलने से पहले एक नाइफ उठा लेता है। जब रीना उसे देखती है तो वो कहता है कि ये सेल्फ डिफेंस के लिए है। मीनवाइल मिशा और माइको सुजुकी के घर जाते हैं और उसके लैपटॉप में क्लू ढूंढने लगते हैं। उन्हें पता चलता है कि सुजुकी उस जगह गया है जहाँ मिशा बरी हुई थी और वहाँ जाने के लिए उसने कार रेंट की। जब मिशा उसका लैपटॉप चेक करती है तो उसे एक शॉकिंग बात पता चलती है। सुजुकी ने उसकी जिंदगी में होने वाली हर चीज पहले से प्लान कर रखी थी। उसकी वेडिंग, तोमोयो के साथ उसकी डेट्स, उसके वर्क प्रॉब्लम्स, हर वो चीज जिसे मिशा चेंज करने की कोशिश कर रही थी, सुजुकी को पहले से पता था और वो हर बार उसकी मदद भी करता था। लेकिन जो बात मिशा को सबसे ज्यादा डरा देती है वो ये होती है कि सुजुकी ने एक स्पेसिफिक डेट मार्क कर रखी थी, अपनी डेथ की डेट, और वो डेट आज ही होती है। इसीलिए इसका मतलब ये होता है कि सुजुकी एक्चुअली मरने जा रहा था। हमें ये भी पता चलता है कि सुजुकी को पहले से पता था कि तोमाया और रीना ही मिशा के किलर्स हैं और उनके अरेस्ट होने के पीछे भी सुजुकी का ही हाथ। जब तोमाया सुजुकी के पास जा रहा होता है तब उसकी माँ होश में आती और देखती है कि रीना उसके पास बैठी। जैसे वो रीना को देखती है, वो उसे गाली देने लगती और डॉक्टर को बुलाने की कोशिश करती है ताकि रीना को वहाँ से निकाला जा सके। इसी पर रीना उसकी नाक पर पंच मारती है और उसकी नाक तोड़ देती है। मीनवाइल सुजुकी उस टाउन में पहुंचता है जहाँ मिशा बरी हुई थी। वो मिशा के फादर की ग्रेव पर जाता है, उन्हें एश्योर करता है उनकी बेटी का ख्याल रखेगा। जब तोमाया वहाँ पहुंचता है तो सुजुकी उसे अपने कार में बिठा लेता है। वो उसे बताता है कि वो दोनों कहीं जा रहे हैं और उसे एक बड़ी अमाउंट ऑफ मनी ट्रांसफर करता है। लेकिन सच ये होता है कि सुजुकी दुख और गुस्से से कम्प्लीटली ओवरवेल्म था। वो चाहता था कि तोमाया इस लाइफ और पिछली लाइफ दोनों में जो पेन उसने दिया है उसका वेट फील करे। इमोशंस कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। सुजुकी गाड़ी बहुत तेज चलाने लगता है, एक ब्रिज की तरफ, बिना रुकने का कोई क्लियर इंटेंशन नहीं। अचानक मिशा उसके सामने आ जाती है। सुजुकी टाइम पर ब्रेक्स मार देता है। मिशा कार का डोर खोलती है, तोमाया को बाहर खींच कर निकालती है, खुद उसकी जगह बैठ जाती है और सुजुकी से फॉर्मली कहती है कि गाड़ी चलाओ। तोमाया को रोड पर छोड़कर फिर वो दोनों बात करते हैं। मिशा उसे कहती है कि वो जो करने जा रहा है वो बिल्कुल पागलपन था। वो कहती है कि उसे पता चल गया था कि सुजुकी भी पहले मर चुका था, बिल्कुल उसकी तरह। सुजुकी इमोशनल हो जाता है। हमें पता चलता है कि वो मिशा से बहुत प्यार करता था और दूर से हमेशा उस पर नजर रखता। जब उसने मिशा को कंपनी में दोबारा देखा तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसे दोबारा उसके पास आने का चांस मिल रहा है। लेकिन वो कुछ कर नहीं पाया क्योंकि मिशा ने तुरंत तो माया से शादी कर दी थी। जब मिशा की डेथ हुई, सुजुकी बिल्कुल उसी जगह पर था जहाँ मिशा मरी थी और ये बात उसे और ज्यादा झंझोर देती है। जब उसने बदला लिया और मिशा के किलर्स को अरेस्ट करवाया तो उसे लगा कि उसके पास जीने का कोई रीजन नहीं बचा। वो गाड़ी बहुत तेज चला रहा था और उसी ब्रिज पर मर गया जहाँ वो तोमाया को मारने की कोशिश कर रहा था। सुजुकी मिशा को बताता है कि उसे लगा अगर वो तोमाया को मार देगा तो मिशा हमेशा के लिए सेफ हो जाएगी और अपनी सेकेंड लाइफ शांति से जी पाएगी। मिशा रोने लगती है और कहती है उसे ये जिंदगी बहुत प्यारी है क्योंकि वो सुजुकी के साथ जी रही है। वो बाकी की जिंदगी भी उसके साथ जीना चाहती है। जो सुजुकी कर रहा था वो सेल्फिश था, जो खुद को मिशा से दूर ले जा रहा था। सुजुकी बताता है कि जब वो मरा था तो अचानक खुद को एक टैक्सी में पाया और उस टैक्सी का ड्राइवर मिशा का फादर था। उसके फादर ही उसे वापस लाइफ में लाए थे। जब वो सोया और दोबारा उठा तो वो खुद को 2015 में पाता है, 10 साल पीछे। उसे तुरंत समझ आ गया कि वो टाइम ट्रैवल कर चुका है। वो कंपनी गया प्रेजेंटेशन अटेंड करने और जब एलिवेटर में मिशा से टकराया तो उसकी डेथ के बाद पहली बार उसे देख रहा था। इसलिए उसे लगता है कि उसने जो करना था वो सब कर लिया और अब वो शांति से मर सकता है। लेकिन फिर दोनों डिसाइड करते कि वो अपनी बाकी जिंदगी साथ में जिएंगे और इसी सेकेंड चांस का पूरा यूज करेंगे। उसी वक्त माई को मिशा को कॉल करती है और कहती है कि तुरंत इंस्टाग्राम ओपन कर। जब मिशा ओपन करती है तो देखती है कि रीना ने अपनी फोटो पोस्ट की है मिशा की ग्रैंड मॉम के साथ। रीना ने उन्हें नर्सिंग होम से किडनैप कर लिया होता है और प्लान ये होता है कि उन्हें शो में छोड़कर मरने दे, सिर्फ मिशा को दुख देने के लिए। मिशा और सुजुकी तुरंत नर्सिंग होम की तरफ भागते हैं और हर जगह ग्रैंड मॉम को ढूंढने लगते हैं। दोनों अलग अलग हो जाते हैं। आखिरकार मिशा रीना को देख लेती है और उसका पीछा करती है। दोनों के बीच फाइट होती है। मीनवाइल सुजुकी
मिशा की ग्रैंड मॉम को ढूंढ लेता है और उन्हें नर्सिंग होम स्टाफ के हवाले कर देता है। फिर वो मिशा तक पहुंचने के लिए भागता है। जब रीना को समझ आता है कि वो मिशा को मार नहीं पाएगी तो वो भाग जाती है। दूसरी तरफ तोमोया एक सुपरमार्केट जाता है और एक चार्जर खरीदता है। उसे पता चलता है कि उसकी माँ होश में आ गई है और ठीक है, वो उसे कॉल करता है, लेकिन माँ रोते हुए बताती है कि रीना ने उसे मारा, उसकी नाक तोड़ दी और भाग गई। इसी दौरान तोमाया पीछे मुड़ता है और देखता है कि रीना वही सुपरमार्केट में खड़ी है। वो प्रिटेंड करता है कि वो उसके लिए बहुत वरीड है, कहता है कि उसे पता है कि उसने उसकी मॉम को मारा, लेकिन वो उसे माफ करता है और मॉम से पैचअप करने को हेल्प करेगा। लेकिन असल में वो रीना को मारने का प्लान बना रहा होता है क्योंकि उसकी लाइफ इंश्योरेंस 100 मिलियन यौन की है और तोमाया उसका बेनिफिशियरी है। अगली सुबह रीना तोमाया को कॉल करती है और कहती है कि तुरंत हॉस्पिटल आ जाओ, उसकी माँ की कंडीशन और ज्यादा बिगड़ गई है। तोमाया गाड़ी में बैठकर हॉस्पिटल की तरफ तेज चलाता है। तभी उसका फोन बजता है, रीना का कॉल होता है। वो फोन उठाता है और रीना हंसने लगती है। वो कहती है कि तोमाया इमोशंस छुपाने में बहुत खराब है, उसे पता था कि इंश्योरेंस के लिए उसे मारना चाहता है और जो जाल वो रीना के लिए बिछा रहा था उसमें खुद ही फंस गया। रीना बताती है कि उसने कार के ब्रेक्स काट दिए हैं, वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाएगा, वो क्रैश करेगा और मरेगा। जब तोमोया ब्रेक्स ट्राई करता है तो उसे पता चलता है कि वो काम ही नहीं कर रहा। उस स्पीड पर उसकी मौत पक्की होती है। अपने लास्ट मोमेंट में तोमाया मिशा को कॉल करता है, वो उससे माफी मांगता है, कहता है कि वो किसी और मर्द के साथ मिशा को खो देने का दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो मिशा को उन सब अच्छी चीजों के लिए थैंक्स करता है और उसने उसके लिए और अपना रिग्रेट एक्सप्रेस करता है। अचानक मिशा को एक जोर का क्रैश सुनाई देता है। तो माया की गाड़ी वॉल से टकरा जाती है और वो मर जाता है। उसके बाद रीना गायब हो जाती है। कुछ दिन बाद वो सुजुकी से मिलने आती है और उसे कहती है कि अगर वो चाहता है कि मिशा जिंदा वापस मिले तो बिना पुलिस को बताए उसके साथ चले। उसने मिशा को भी किडनैप कर लिया होता है। रीना ने एक्स डिपार्टमेंट हेड, जिसे सुजुकी ने वेयर हाउस भेज दिया था, उसके पास जाकर डील की होती है। उसने कहा होता है कि अगर वो सुजुकी से बदला लेने में हेल्प करे तो वो उससे शादी करेगी। वो आदमी ऑब्सेस्ड और बेवकूफ होता है, इसीलिए मान जाता है। उसने स्टन गन खरीदना और मिशा के किडनैपिंग में मदद की। जब सुजुकी रीना के साथ जाता है तो वो उसे चोक करने की कोशिश करता है ताकि वो बताए मिशा कहाँ है, लेकिन रीना के पास नाइफ होता है। वो सुजुकी को स्टैब कर देती है, कहती है कि उसका मौका चूक गया। फिर वो डिपार्टमेंट हेड के साथ गाड़ी में बैठकर मिशा के पास जाती है। जब मिशा को होश आता है तो वो खुद को एक अम्यूजमेंट पार्क में पाती है, फर्श व्हील राइड पर बंधी हुई। रीना उसके सामने वाली सीट पर बैठी होती है और उसका हाथ खून से भरा होता है। मिशा डर जाती है। रीना रोने लगती है और कहती है कि वो दोनों हमेशा सब कुछ साथ करती थी और वो अकेली नहीं रहना चाहती थी, इसीलिए मिशा को मारना होगा और मिशा के साथ साथ रीना भी मरेगी। इसी वक्त सुजुकी को बहुत ज्यादा ब्लीड कर रहा होता है। इसी तरह अम्यूजमेंट पार्क तक पहुंचता है। वो डिपार्टमेंट हेड को नॉकआउट करता है और राइड एक्टिवेट करने की कोशिश करता है ताकि मिशा तक पहुंच सके, लेकिन मिशा वेट नहीं करती। वो रीना का रेसिस्ट करती है। जब रीना उसे स्टैब करने की कोशिश करती है तब अचानक फरिश व्हील का डोर खुल जाता है। रीना दोबारा रोने लगती और कहती है कि जो कुछ भी हुआ वो सब की जिम्मेदार वही थी, वो विलन थी, विक्टिम थी। फिर वो खुद को ऊंचाइयों से नीचे फेंक देती है और बिल्कुल उसी तरह मर जाती है जैसे मिशा अपनी पिछली लाइफ में मरी थी। जब मिशा राइड से नीचे उतरती है तो सुजुकी को बाहर वेट करता हुआ पाती है। उसके कपड़े खून से भरे होते हैं। जैसे वो देखता है कि मिशा ठीक है, वो बेहोश हो जाता है। मिशा हेल्प के लिए चिल्लाती है और सुजुकी को हेल्प ले जाया जाता है। उसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल होती है। डॉक्टर कहते हैं कि शायद वो होश में ना आए, लेकिन ये उसका टाइम नहीं होता। चमत्कार से वो रिकवर कर जाता है। साले बीत जाते हैं और सुजुकी और मिशा साथ रहते हैं। इस बार उनकी जिंदगी पहले से काफी बेटर होती है। मिशा कंपनी छोड़ देती है और वो रेस्टोरेंट खरीद लेती है जहाँ वो और उसके फादर पहले जाया करते थे। रेस्टोरेंट बंद हो चुका होता है और मिशा पूरी मेहनत से उसे चलाने लगती। वो अपनी ग्रैंड मॉम को नर्सिंग होम से निकाल कर अपने साथ रख लेती और रेस्टोरेंट मैनेज करने में उनकी मदद ले लेती। फिर वो दिन आता है जिस दिन मिशा ओरिजिनली मरी थी। वो इस दिन को सुजुकी के साथ सेलिब्रेट करना चाहती है। जब वो सेलिब्रेशन स्पॉट की तरफ ड्राइव कर रहे होते हैं तो एक टैक्सी उनके पास से गुजरती है। मिशा शॉक हो जाती है जब वो पैसेंजर को देखती है। वो उसके फादर होते हैं। सुजुकी भी उन्हें देख लेता है। बहुत ही बातें अभी भी उनको समझ नहीं आती, लेकिन वो अपना सफर जारी रखते हैं। वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं। सुजुकी रिंग निकालकर प्रपोज करने वाला होता है, लेकिन मिशा रुक नहीं पाती। वो खुद ही सुजुकी से पूछ लेती है कि क्या वो उसे शादी करेगा। सुजुकी उसकी बोल्डनेस देखकर स्टन रह जाता है, लेकिन हाँ बोल देता है और रिंग उसकी उंगली में पहना देता है। और यहीं पर ये सीरीज, तो गाइस अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ऐसे ही और भी सीरीज के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।